ये वक्फ बिल में जो दो अलग अलग संशोधन लाए गए हैं और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ है, अभी बहस चल रही है। 1 बजे के आसपास ये बहस शुरुआत हुई इसकी। किरण रिजिजू ने राज्यसभा में टेबल किया संशोधन को और उसके बाद इस पर बहस शुरू हुई। किरण रिजिजू ने ही एक बार फिर से जो भी भ्रम या संशय की स्थिति है उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की। बिंदु दर बिंदु वो इस एक्ट में किए गए बदलाव और इस बदलाव से क्या व्यापक परिवर्तन आ सकता है डिस्कस किया। उसके बाद जो विपक्ष की तरफ से सांसद आए हैं उसमें संजय सिंह थे, उससे पहले नासिर साहब जो है कर्नाटक के सांसद है वो आए और उन्होंने एक एक करके जो सवाल किसी के भी जहन में आ सकते हैं वो उठाए। उन्होंने कहा कि इस बिल को लाकर सरकार बेसिकली ध्रुवीकरण करना चाहती है क्योंकि उनको नंबर्स लोकसभा में ज़्यादा नहीं मिले। वो 400 पार का नारा लगा रही थी बीजेपी और वो 240 पर आकर अटक गई। तो अब वोट बैंक को कैसे और इंक्रीज किया जाए तो ये बिल लेकर आई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कौन कहता है कि हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं, आप अपर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। गए हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि कह रहे हैं कि महिलाएं इन बोर्ड्स में नहीं हैं और ये परिवर्तन लेकर आए हैं कि महिलाएं होंगी। नॉन मुस्लिम्स को आप कैसे इसमें दाखिल कर रहे हैं और आपने जितने भी यहाँ पर बिंदु बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। अब ये सारी बातें तो ऐसे क्लिप में कट कट के तमाम लोगों तक पहुंचेगी और ख़ासकर मुसलमानों के पास पहुंचाने की कोशिश होगी और ये एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि देखिए अब एक बार फिर से ऐसा कोई कानून आ गया है जो आपको परेशान करेगा। एक बार फिर से का क्या मतलब है? सीए जब आया था तब यही कहा गया था, आप याद कीजिए। यही सारे चेहरे आपके जहन में आएंगे, यही वो सारे चेहरे थे जो न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। मुसलमानों के हक छीन लिए जाएंगे, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, बीजेपी चाहती है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, ये मुसलमानों पर हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल और उस आर्टिकल की अनदेखी है। ये सारी बातें, कुछ नया नहीं है। ये कहा गया कि आपके पेपर लूट लिए जाएंगे, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपकी ज़मीनें हड़प ली जाएगी, आपको इस सरहद से हिंदुस्तान की बाहर कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ ये बताइए? सीए को आए हुए गैजेट नोटिफिकेशन आए हुए साल भर बीत चुका है। ये बताइए क्या हुआ? किस मुसलमान को इस देश से बाहर निकाल दिया गया या किस मुसलमान के पास जाकर पेपर मांगा गया? ये मैं आज इसको मेंशन इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही भ्रम की स्थिति अब इसे लेकर भी फैलाई जा रही। ट्रिपल तलाक में क्या हुआ था बताइए? सारे मुसलमान मर्दों को जो है जेल में ठूसने का प्लान बना दिया गया है, महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। फिर महिलाएं जो हैं झूठे झूठे केसेस लगाकर और मर्दों को जेल में पहुंचा देगी। याद कीजिए ना, इसी तरह से माहौल बनाया गया था। 370 कोई वास्ता नहीं, कश्मीर से लेना देना था, फिर भी इसमें इस्लाम को लाया गया, मुसलमानों को लाया गया कि इनके ऊपर माइनॉरिटीज पर अटैक की कोशिश है। और अब आप देखिए, और ये जब तीनों बिल आ गए उसके बाद, मतलब जब कानून बन गए उसके बाद आज चाहे महिलाएं हों, आप पूछिए उनसे, वो कहती हैं कि इससे हमें सुकून मिला है। और जाकर आप किसी भी ऐसी महिला से बात मत कर लीजिएगा। उन गांव में जाइए जहां पर ये हलाला का एक बिजनेस बना हुआ था, नेटवर्क था पूरा का पूरा। गुस्सा आया, तलाक 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 बोल दिया। अब अगले दिन औरत करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसके ऊपर काजी का दबाव, मौलवी का दबाव कि नहीं अब तो हराम हो गया, अब तो ये शादी रही नहीं, शादी के लिए हलाला करना होगा। हलाला के लिए तैयार एक मर्द वहां पर, वसूली हुआ करती थी और महिला के साथ जो होता था वो अलग। खैर, ये तो ट्रिपल तलाक की बात होगी, क्या हुआ आप भी जानते हैं। फिर अब आ जाइए 370। कश्मीर में क्या हो रहा है यह आपकी आंखों से छिपा नहीं है। वहां पर इलेक्शंस और तादाद में लोग बढ़ चढ़कर आए, हिस्सा लिया है। वहां सरकार कोई बीजेपी की नहीं बनी है, वहां सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में इस वक्त चल रही है और वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग मौकों पर थैंक यू करते हुए नजर आए हैं। कश्मीर की पब्लिक से और युवाओं से आप बात कीजिए, 360 डिग्री उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया है।
जहां पत्थर हुआ करते थे युवाओं के हाथ में, आज लैपटॉप है, आज अलग अलग स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, आज वहां पर हाथों में गिटार है, लोग जाकर मूवीज देख रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम को पीछे छोड़ दिया है, इस्लाम भी साथ में चल रहा है, ट्रू सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं। और अब आप आ जाइए इस वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल में संशोधन को लेकर। ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन हो रहा, अलग अलग मौकों पर हुआ। 2013 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर आ रहे हैं तो हमें तो नीयत पर इनके शक हो रहा है। तो नीयत पर शक आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, हर बिल के कानून बनने पर आपने शक किया था, और अभी क्या कहा जा रहा है, किस चीज पर, कि जमीनें छीन ली जाएगी। कैसे छीन लेंगे जमीन भाई, रेट्रोस्पेक्टिव है, कहां से जमीन छीन लेंगे। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आपके पास तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद आप जा ही नहीं सकते हैं अपर कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अरे ट्रिब्यूनल के पास जितने बार भी मामले पड़े, मतलब 58,000 से ज्यादा केसेस तो अभी भी पड़े हुए हैं पूरे देश भर के। स्टेट वक्फ बोर्ड अलग है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है, और उसमें मान लीजिए अभी अमित शाह ने इस पर गृह मंत्री ने बात की, उन्होंने कहा ये क्या कि कैसे नहीं जा सकते। नासिर अहमद ने बोला कि क्यों नहीं जा सकते, कोर्ट में गए हैं, अभी भी बहुत से केसेस हैं, 165 केसेस है, हमने पता लगाया। मतलब 58,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 से ज्यादा केसेस, इन सबको जोड़ दीजिए। इन सारे केसेस से छनकर लगभग 165 के 67 केसेस हैं जो अलग अलग राज्यों के कोर्ट में पड़े हुए हैं, पेंडिंग, उस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन उस केस में क्या है, एक तो होता है सिविल केस, एक होता है रिट। जो रिट आप दाखिल करते हैं ना कोर्ट में, वो आप सरकार के खिलाफ दाखिल करते हैं कि हमें ये सरकार के इस मामले में गड़बड़ी लग रही है और इन्होंने जो फैसला दिया है उस पर हमें यकीन नहीं है, तो आप फैसला लीजिए। अमित शाह ने बताया कि रिट जब होती है तो 90% चांसेस ये होते हैं कि जिसके खिलाफ दाखिल की गई है पक्ष में जीत उसके ही होती है। और दूसरा होता है सिविल मैटर। सिविल मैटर में सब बराबरी के हैं, तुम्हारी जमीन कि मेरी जमीन, तुम्हारा केस कि मेरा केस। तो ये जो बदलाव हुआ है इस संशोधन में क्या है कि ये सिर्फ ट्रिब्यूनल नहीं, यू कैन एक्चुअली चैलेंज इट इन द कोर्ट। फिर उसके बाद महिलाओं को लेकर अनिवार्य नहीं थी, अब अनिवार्य है। फिर कहा नॉन मुस्लिम जो है वो जो बोर्ड बनेगा, जो कोर बोर्ड है, चाहे वो मुतवल्ली हो चाहे वो वाकिफ हो, जिनको चलाना है इस पूरे ट्रस्ट को, उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसका मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, जिन गरीबों तक पैसा पहुंचना चाहिए उन्हें पहुंच रहा है कि नहीं, जिन बेवाओं को छत मिलनी चाहिए उन्हें मिल रही है कि नहीं, जिन बच्चों को, यतीमों को पढ़ाई मिलनी चाहिए उन यतीमों को पढ़ाई करवाई जा रही है बेहतर से कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 2 नॉन मुस्लिम्स। तो क्या इसमें गलत है ये बताइए। और अब तक तो इन 70-72 सालों में सारे मुसलमान ही थे ना वक्फ बोर्ड में। कई ऐसी जमीन है जिन पर सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसका रेंट आप वहां पर मतलब फॉर एग्जाम्पल एक होटल की बड़ी चर्चा होती है कि एक होटल है वो वक्फ की जमीन पर है, उसका किराया कुछ 1,000 रुपए बताया जा रहा है, जबकि उसमें एक कमरे की कीमत जो है वो इस किराए से तो कई ज्यादा होगी। और ऐसे बहुत से हैं। आरोप क्या लगते रहे कि जो अब तक वक्फ के मेंबर्स रहे हैं, जो वक्फ का प्राइमरी हिस्सा रहे हैं, उन्होंने तो खूब अपने बैंक अकाउंट्स भर दिए, खूब उन्होंने अपने दम पर संपत्तियां खड़ी कर दी, मतलब अपने दम पर, वक्फ के दम पर, वक्फ की जमीनों के दम पर। और गरीबों तक ये बात नहीं। अरे थोड़ा तो खौफ होना चाहिए ना। अल्लाह को सुपुर्द की गई हुई आपकी कोई संपत्ति वो अल्लाह की है, अल्लाह कोई प्रॉफिट नहीं लेता है। अल्लाह को जब आप सुपुर्द करते हैं
तो उससे जिसको मदद मिल सकती है पहुंच जानी चाहिए। और कितनों 9 लाख एकड़ में फैली जमीनें, और आप अपने दम पर कुछ ना कर पाए, सिर्फ अपनी जेब भरी। बार बार ये आरोप लग रहा है। और अब मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश सिर्फ एक ही बात कि तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे? इस देश में आईन संविधान है कि नहीं है? इसीलिए जरूरी है कि आप पॉइंट दर पॉइंट हवा में मत जाइए। व्हाट्सएप पर जो आपके पास वो आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको कह रही हूँ, इसको रीचेक कीजिए कि ये जो कह रही हैं ये ठीक सही है कि नहीं है। जाइए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। और संसद में, चाहे वो लोकसभा में हो कि राज्यसभा में, 12 घंटे की बहस है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, लेकिन सुनिए जरूर कि विपक्ष ने क्या बिंदु रखे हैं, पक्ष ने क्या बिंदु रखे हैं, सरकार का इस बिंदु पर क्या कहना है। हम भी आपको उसे थोड़ा संक्षेप में कर आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त जो है जाने का है, क्योंकि हमें गूंज भी करना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हर बिंदु और उसका जवाब आप तक पहुंचाऊं। उससे पहले ये बहुत ज़रूरी था कि आपके पास आकर ये हाथ जोड़कर विनती कर सकूं कि किसी भी तरह की अफवाह पर जाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी भ्रम अगर फैला रहा है तो उस भ्रम के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों तरफ से आपको कह रही हूँ। जिसे कहते हैं ना, वो व्हाट्सएप पर ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। कोई भी कुछ भी कह रहा है उस पर यकीन आप मत कीजिए। मैं कह रही हूं, अगर मैं कह रही हूं तो मुझे भी क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन भ्रम की स्थिति मत फैलाइए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं। कौम में कमजोरी आएगी। जो सच है, जो हक है, उसे जानिए। वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत थी, क्यों थी, और जिन बदलावों की जरूरत थी वो बदलाव लाए गए हैं कि नहीं लाए गए हैं। नीयत हमको ठीक नहीं, क्योंकि हमें फील हो रहा है नीयत ठीक नहीं। ये देश नीयत से नहीं, ये देश संविधान से चलता है, संसद में लाए गए कानून से चलता है। वो कानून क्या कह रहा है उसे देखिए, उसे पढ़िए। हर चीज को शक की निगाह से देखने गए तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है। नमस्कार।